कौन सी वाली एसीएल सर्जरी हमारे लिए बेस्ट होगी, ये क्वेश्चन लोग बहुत बार पूछते हैं। तो आप जितने भी तरीके की टेक्निक्स जानते हैं ना एसीएल रिकंस्ट्रक्शन की, उनमें कौन सी सबसे बेस्ट टेक्निक है ना, उसके बारे में आज आपको हम बताएंगे। और ये हम पहले भी ये नाम ले चुके हैं, जो कि बायोलॉजिकल एसीएल है। जो आपका बायोलॉजिकल एसीएल टेक्निक है वही आपकी बेस्ट टेक्निक है। वो बाकी टेक्निक से बेहतर क्यों है और उसमें ऐसा क्या खास हम करते हैं जो कि बाकी टेक्निक से अलग है, उन चीजों को बताने के लिए आज ये वीडियो बनाया गया है। इसको ध्यान से देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव और मैं एक आर्थ्रोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन हूं और स्कोपी क्लिनिक वाराणसी में प्रैक्टिस करता हूं और वहां का डायरेक्टर हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल में हम लोग लिगामेंट संबंधी सारी जानकारी आपको देते हैं, जिससे कि आप अपनी जो रिकवरी है उसको और भी अच्छा कर सकें। आप कहीं से भी सर्जरी करवा के आए हैं, आप और भी बेहतर रिजल्ट पा सकें और अपने सारे क्वेश्चंस के डाउट पा सकें, जो उसके आंसर्स उसको पा सकें, उसी के लिए हम ये चैनल लेकर के आए आपके लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सबसे ज्वलन जो क्वेश्चन सबसे अधिक लोग मुझसे पूछते हैं ना कि सर कौन सा एसीएल सर्जरी बेस्ट है, क्योंकि इतने तरीके से ये सर्जरी की जाती है और सब कोई बोलता है कि हमारी टेक्निक अच्छी है, हमारी टेक्निक अच्छी है। तो देखिए, हमसे जब भी पूछते हैं तो हमेशा हम यही बोलते हैं कि सारी टेक्निक्स अच्छी है, कोई भी टेक्निक खराब नहीं है। जो आपका सर्जन है वो कितना वेल वर्स्ड है वही मैटर करता है एट द एंड ऑफ द डे, और आप एज ए पेशेंट कितना फॉलो करते हैं उसके एडवाइस को, ये मैटर करता है। ये दो चीजें अगर अच्छी रही, एक अच्छा सर्जन, एक अच्छा पेशेंट, एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है जो कि फास्ट और सक्सेसफुल रिकवरी को देता है। फिर भी अगर डिफरेंट टेक्निक्स की बात करें तो जो हमारे एक्सपीरियंस है, जो हमारा 14 इयर्स का एक्सपीरियंस हुआ अभी तक ऐसे सर्जरी करने का, उसमें हमको ये समझ में आया, जो कि धीरे धीरे हमने इवॉल्व किया है, बाकी जगहों पर सीखा और खुद अपनी टेक्निक डेवलप की। हमको ये समझ में आया कि जो हमारी ओरिजिनल बायोलॉजी है, जो कि ओरिजिनल चीज है ना, उसको जितना बचा लो उतना ही अच्छा है। कुछ भी नकली या आर्टिफिशियल डाल करके उसको स्ट्रॉन्ग करने का कोई मतलब नहीं है। जैसा कि आपको हमने पहले भी अपने चैनल में बता रखा है और आपने भी बाकी रिसर्च में जाना होगा कि जो हमारा एसीएल लिगामेंट है ना, जब वो टूट जाता है तो उसको रिपेयर ना करके उसका रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। रिकंस्ट्रक्शन मतलब वो उसको दोबारा बनाना। मगर ये कोई नकली चीज नहीं होती है, ये आपके ही पैर से टेंडन लेकर के हम बनाते हैं। चाहे हैमस्ट्रिंग लें, चाहे क्वाड्रिसेप्स टेंडन लें, चाहे पेरोनियस टेंडन लें, चाहे भून पटेला ग्राफ्ट लें, उस ग्राफ्ट को हम आपके टिबिया और फीमर में ड्रिल करके ऊपर से नीचे से या तो स्क्रूज द्वारा या फिर बटन द्वारा फिक्स कर देते हैं। अगर आप मॉडल की बात करें तो ये आपका एसीएल लिगामेंट है जो बीच में क्रिस क्रॉस है। जब ये टूट गया तो हम आपका टेंडन निकाल करके पैर से उसको ग्राफ्ट बना करके यहां पर छेद बना करके और यहां पर छेद बना करके इसको फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से गया आपका एसीएल और यहां पर फिक्स हो गया। तो जो ग्राफ्ट था ना, वो धीरे धीरे क्या करता है कि आपके बोन से ब्लड सप्लाई लेता है और धीरे धीरे वो लिगामेंटाइजेशन प्रोसेस में जाता है। लिगामेंटाइजेशन प्रोसेस मतलब क्या हुआ कि जो आपका टेंडन ग्राफ्ट था वो एसीएल लिगामेंट बनने लग जाता है। अगर हम 1 से 1.5 साल बाद आर्थ्रोस्कोपी रीलुक करें तो हमको वो बिल्कुल दिखता है कि उसके अंदर ब्लड वेसल, नर्व सब कुछ बन जाती है पहले की तरह, और वो एक जीवित लिगामेंट की तरह दिखता है। ये कोई डेड चीज नहीं है जिसको कि आप रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी आर्टिफिशियल चीज द्वारा, कि बहुत मजबूत कोई चीज डाल दो। जब तक कि आपका एसीएल जो है ना एक लिविंग चीज है, आपके शरीर का एक अंग है एसीएल भी। तो जैसे पहले एक लिविंग एसीएल था ना, वैसे ही दोबारा जब एक लिविंग एसीएल बनेगा, जब पूरी तरीके से यूनाइट हो जाएगा आपके नी के अंदर और ब्लड सप्लाई लेकर के पुनः उसमें दोबारा ब्लड वेसल्स बन जाएंगे, नर्व्स बन जाएंगे, जिससे कि आपका बैलेंस प्रोप्रियोसेप्शन फाइबर्स बन जाएंगे, तब जाकर के वो एसीएल इतना स्ट्रांग होगा कि आप उसमें खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, दौड़ सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है लिगामेंटाइजेशन का, जिसके बाद आपका ग्राफ्ट लिगामेंट एसीएल बन जाता है, एक जीवित अंग आपके शरीर का। उसके बाद जो भी बटन्स या फिर जो स्क्रूज हैं वो किसी काम के नहीं रहते, इसीलिए बायो स्क्रू का कॉन्सेप्ट आया, वो स्क्रू जो कि गल जाता है। हम लोग फिर भी बटन्स यूज करते हैं। उसके दूसरे कारण जो कि आपको पुराने वीडियोस में हमने बताया है कि हम बटन्स क्यों यूज करते हैं, उसके अपने फायदे हैं। वैसे स्क्रू भी कोई यूज करता है तो कोई बुरी बात नहीं है। अब आते हैं बायोलॉजिकल एसीएल में। तो बायोलॉजिकल एसीएल जो हमने नाम दिया वो क्यों दिया है, इसमें हम क्या करते हैं कि आपके घुटने की जो बायोलॉजी है ना उसको पूरी तरीके से प्रिजर्व करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि कम से कम छेड़छाड़ आपके घुटने के साथ हो। आपका जो ग्राफ्ट है वो भी सिर्फ सिंगल टेंडन जो कि
सेमी टेंडिनोसिस है उसी को निकालें और ग्रासिस को छोड़ दें, जिससे कि एक हैमस्ट्रिंग टेंडन आपकी बॉडी में रहे और आपका आगे का रिहैब, आपका घुटना मुड़ने की ताकत, आपके जंघे की जो मोटाई होती है वो और अच्छी बरकरार रहे कंपेयर टू अगर आपके दोनों टेंडन निकाल लिए जाते हैं। तो ये पहला पॉइंट रहा बायोलॉजिकल एशियल रिकंस्ट्रक्शन में। सेकेंड रहा जो आपका फैट पैड वगैरह होता है उसको पूरी तरीके से शेव ना करके सिर्फ मिनिमल शेविंग की जाए। फैट पैड भी एक स्ट्रक्चर होती है दोस्तों जो कि आपके पैर को मोड़ने में, जो आपका पटेला है ना, ये जो आपका नी कैप है यहाँ पे फैट पैड होता है, तो मोड़ने में आसानी होती है अगर फैट पैड रहता है तो उसको भी कम से कम शेव करें। इसके बाद जो अंदर आपका जो एशियल लिगामेंट है ना, देखो क्या हुआ कि एशियल एक रस्सी की तरह है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम जब टूटती है तो एक तरफ से उखड़ जाती है, बट पूरा पूरा जो एशियल होता है ना वो इंटैक्ट, वो अपने घुटने के अंदर ही रहता है, वो धीरे धीरे गलता है। अगर आपको बहुत साल हो गए, 4 साल 5 साल 6 साल, तब वो पूरी तरीके से गल जाता है, फिर तो बहुत लेट हो गया और बायोलॉजिकल एशियल करना थोड़ा सा मुश्किल है, एटलीस्ट एशियल फाइबर्स को कंजर्व नहीं कर सकते। बट मोस्ट ऑफ द टाइम में जो हमारे पेशेंट हमारे पास आते हैं वो कुछ महीनों की इंजरी के बाद ही आते हैं, तो उनका जो एशियल के जो बचे हुए फाइबर्स थे ना वो अभी भी अंदर होते हैं। तो हम क्या करते हैं, उन फाइबर्स को बिल्कुल भी नहीं छेड़ते, उनको जस का तस रहने देते हैं और उसके बगल से ही हम अपना ड्रिल करके जो अपना जो टेंडन जो बनाए हमने ग्राफ्ट को उसको पास करते हैं और जो अपना पुराना एशियल है उसको इससे अटैच कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा पुराना का जो एशियल था, मान लो अगर वो 50% या 60% बचा है तो ये ओरिजिनल एशियल ही उसमें साथ में चिपक जाता है और वो जुड़ जाता है। तो इससे क्या हुआ कि जो एंड रिजल्ट हमारा एशियल लिगामेंट बना, ये पुराने लिगामेंट जो ओरिजिनल लिगामेंट था उसका 60% हिस्सा वो उसमें रहा, तो वो बिल्कुल वैसे का वैसा होगा। उससे फायदा क्या होगा कि जो ब्लड वेसल्स उसके अंदर थी पहले वो हटाई नहीं गई, तो ओरिजिनल ब्लड वेसल्स नहीं, जो बाद में ग्रो करती हैं वो टाइम लेंगे प्लस उतना अच्छा ग्रो नहीं कर पाएंगे, बट ओरिजिनल ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर। सबसे बड़ा फायदा दूसरा, जो प्रोप्रियोसेप्शन है, जो आपकी बैलेंस बनाता है घुटने का, जिसकी वजह से आप लड़खड़ाते नहीं है, वो भी एशियल में ही पाया जाता है। तो जो आपकी नसें हैं ना उसके अंदर, जो कि दिखती नहीं है नंगी आंखों से, सूक्ष्म नसें होती हैं, माइक्रोस्कोपिक वेसल्स जो होती है, जो नर्व्स होती है ना उसके अंदर, वो भी आपके एशियल के जो रिमेनेंट होता है उसमें रहती हैं, तो उसको नहीं हटाने से वो भी उसके अंदर रहता है। प्लस जो एशियल का कोलेजन है ना, जो सैनोवियल शीथ है उसकी, वो पूरी ग्रो कर जाती है आपके ग्राफ्ट के ऊपर। तो उससे क्या होता है, आपको अगर आर्थ्रोस्कोपी बायोलॉजिकल एशियल में जब करते हैं तो जब नया नया एशियल भी बनाते हैं उसकी जब वीडियोस हम पेशेंट को देते हैं तो कई बार देख के उनको लगता है सर ये तो ओरिजिनल एशियल लग रहा है, बिकॉज उसमें ब्लड वेसल्स वगैरह सब कुछ रहती है, पूरा एशियल का खोल उसके चारों तरफ बना रहता है। तो इससे बहुत बड़ा फायदा है। अगर आपको आम भाषा में मैं समझाऊं इसको तो उसकी हम तुलना कैसे कर सकते हैं। देखिए, कुछ पेशेंट ऐसे भी पूछते हैं डॉक्टर साहब आप तो एक ग्राफ्ट लेकर के उसमें लगा दिए, बाद में एशियल कैसे बन जाएगा। तो हम उन्हें ऐसे समझाते हैं कि समझिए कोई पेड़ है, उसकी एक टहनी को आप कलम करके वापस जमीन में लगा देते हैं और एक डंडे का सपोर्ट से उसको बांध देते हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि वो जो कलम की हुई टहनी होती है वो जमीन से न्यूट्रिशंस लेती है, धीरे धीरे उसमें रूट्स भी बनने लगती हैं और ऊपर से पत्तियां भी आने लगती हैं, और अगर 2 महीने बाद आप देखते हैं तो फिर उस आर्टिफिशियल सपोर्ट जो डंडी लगा रखी थी उसकी जरूरत नहीं होती, वो सपोर्ट आप हटा देते हैं और धीरे धीरे टहनी जो आपने लगाई थी, जो कि सिर्फ एक जीवित पेड़ का एक हिस्सा था जिसको कि आप काट के निकाल दिए, जो डेड हो गया, अगर आप ऐसे फेंक देते तो डेड हो जाता, जमीन में आपने डाल दिया, धीरे धीरे न्यूट्रिशन पाके जमीन से वो एक पेड़ बन जाता है, धीरे धीरे पौधा बनता है, फिर पेड़ बन के पुराने पेड़ जैसा ही बड़ा हो जाता है। तो एशियल में भी कुछ कुछ ऐसे ही होता है, आपका ग्राफ्ट एक हिस्सा निकाल के हमने बोन में ड्रिल करके उसको इम्प्लांट से फिक्स कर दिया, और धीरे धीरे क्या होता है कि वो ब्लड सप्लाई से अपना न्यूट्रिशन लेता है और वो ग्रो करके ग्राफ्ट से लिगामेंट बन जाता है। तो जैसे एक पेड़ का जो टहनी था वो कलम करके लगा देने से बाद में पौधा और पेड़ बन गया, वैसे एशियल भी आपका ग्राफ्ट को अपनी एक न्यूट्रिशियस बेड में लगा देने से ये फिर से एशियल ग्राफ्ट जो था वो लिगामेंट बन जाता है। अब बायोलॉजिकल एशियल में फायदा क्या है कि हमने जो कलम करके आपकी टहनी लगाई उसमें वो पत्तियां भी रहने दी, हमने उसको बिल्कुल एक तने की तरह नहीं लगाया, हमने सारी पत्तियां भी उसमें रहने दी। इससे फायदा क्या होगा कि उसको धूप पड़ने से फोटोसिंथेसिस फास्ट होगा और वो जल्दी ग्रो कर जाएगा। तो दिस इज बायोलॉजिकल एशियल, कि जो भी रेमिनेंट्स थे हमारे एशियल के ना उनको हमने रहने दिया, कुछ भी हटाया नहीं हमने, तो ग्राफ्ट के साथ में वो रेमिनेंट्स भी लगे रहे, तो न्यूट्रिशन और भी फास्ट आया, रिकवरी और भी फास्ट आई, और बिल्कुल कहते हैं ना कि सुपर फास्ट रिकवरी जिसको बोलते हैं वो पेशेंट्स की होती है, और पेन भी बहुत कम होता है। इसीलिए हम लोग क्या, जो पेशेंट से कई लोग बोलते भी क्या ये सर फेक वीडियोस हैं जो कि 15 दिन में पूरा पैर मुड़ गया और बिना ब्रेस के पेशेंट चलने लग गया। तो जी हम लोग बायोलॉजिकल एशियल कर रहे हैं, वो एशियल कर रहे हैं, और
बटन से हमने फिक्स किया है, हमको अपनी स्ट्रेंथ पे पूरा भरोसा है। और चूंकि बायोलॉजिकल एसीएल है इसलिए बहुत ही फास्ट रिकवरी होती है, घुटने में वेस्टिंग भी नहीं होती है, जंघे की वेस्टिंग भी नहीं होती है, और घुटना मुड़ने की ताकत भी जाती नहीं है, जल्दी मुड़ जाता है। और उसके बाद तो आप जानते हैं, जो कि उसमें पहले से ही ब्लड वेसल्स वगैरह काफी थी, ऑलमोस्ट 50 to 60% ओरिजिनल एसीएल वाज रिटेन, तो रिकवरी बहुत फास्ट होती है और आपका लिगामेंटाइजेशन बहुत फास्ट होता है और रिकवरी इतनी अच्छी होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो किसी भी आर्टिफिशियल चीज से करके आप उस रिकवरी को नहीं पा सकते जो कि आपकी अपनी बायोलॉजी को प्रिजर्व करके की जा सकती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बेस्ट सर्जरी कौन सी है, दैट इज बायोलॉजिकल एसीएल रिकंस्ट्रक्शन, जिसमें कि आपके घुटने के साथ कम से कम छेड़छाड़ किया गया और आपके बचे हुए एसीएल को वापस जोड़ने की कोशिश की गई और आपके घुटने में कम से कम छेड़छाड़ की गई। तो ये था पूरा क्रक्स अबाउट बायोलॉजिकल एसीएल। मुझे आशा है कि इस वीडियो में आप काफी कुछ समझ गए होंगे कि बायोलॉजिकल एसीएल बाकी एसीएल से डिफरेंस कैसे है। इसके बाद भी आपको कोई डाउट होंगे तो हमसे आप व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, या फिर जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप अपना लिख करके हमसे मैसेज पूछ सकते हैं, आपको हम रिप्लाई करेंगे। अपना ख्याल रखें, अपने एसीएल का ख्याल रखें।